नमस्कार, राज्यों की जंग में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। झारखंड और महाराष्ट्र में जहां बीजेपी अपने सहयोगी दलों के साथ सीटों का समझौता कर अपने अधिकांश उम्मीदवारों का नामों का ऐलान कर चुकी है, वहीं इंडिया गठबंधन में सीटों को लेकर माथापच्ची अब भी जारी है। झारखंड में पिछले हफ्ते आरजेडी ने 22 सीटों पर दावेदारी ठोककर हलचल मचा दी थी, लेकिन आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तेजस्वी यादव से मुलाकात हुई। इस बैठक के बाद गतिरोध टूटा। इस पूरे टकराव में आरजेडी को न तो फायदा हुआ और न ही नुकसान। झारखंड में सीट बंटवारे का जो फार्मूला सामने आ रहा है, उसके मुताबिक जेएमएम 41 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, वहीं कांग्रेस 29 सीटों पर, आरजेडी 7, वहीं सीपीआई-एमएल 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और ये वही आंकड़ा है आरजेडी का 7 जो उसने पिछली बार भी लड़ा था। तो इस तरह झारखंड में तो इंडिया गठबंधन में गतिरोध टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में सीटों को लेकर महाभारत जारी है। आपको बता दें कि विदर्भ, नासिक और मुंबई की सीटों पर टकराव चल रहा है। कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी आमने सामने हैं। 10 से 12 सीटों को लेकर पेंच फंसा हुआ है। ये बात खुद संजय राउत ने कही है। उन्होंने कहा कि 200 से ज़्यादा सीटों का बंटवारा हो चुका है। उन्होंने ये भी माना कि विदर्भ में कांग्रेस मजबूत है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन विदर्भ से हमारे भी यानी शिवसेना यूबीटी के भी 4 से 5 सांसद रहे हैं। उन्होंने पूछा कि अगर हम 1 या 2 सीटें चाह रहे हैं तो इसमें गलत क्या है। इस बीच उम्मीदवारों के चयन के लिए आज दिल्ली में कांग्रेस की चुनाव समिति की बैठक भी हो रही है। 200 से भी ज़्यादा सीटों का बंटवारा हो चुका है, आपको बता रहा हूँ। अब 10-12 सीट आखिर में रहती है। विदर्भ में कांग्रेस को अपर हैंड रहना चाहिए, उस बारे में कोई दो राय नहीं। विदर्भ में कांग्रेस पार्टी हमसे ज़्यादा मजबूत है। हमेशा विदर्भ कांग्रेस का गढ़ भी रहा है। ठीक है, 2009-2014 में बीजेपी को वहाँ मोदी लहर में ज़्यादा सीटें मिली, लेकिन मैं ये कहूँगा, लेकिन कभी विदर्भ में हमारे भी 4-4, 5-5 सांसद रहे हैं ना। और महाराष्ट्र की इसी महाभारत पर चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी रौनक हमारे साथ जुड़ गए। रौनक, विस्तार से बताइए दर्शकों को कि आखिर क्या कारण है जिसके चलते कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी में टकराव महाराष्ट्र में सीटों के बंटवारे को देखने को मिल रहा है। पिछले हफ्ते ये कह दिया था संजय राउत ने कि हम नाना पटोले से बातचीत नहीं करेंगे, हम सीधे राहुल गांधी से बातचीत करेंगे। और अब सीटों के बंटवारे को लेकर ये तस्वीर सामने आ रही है कि विदर्भ में भी टकराव दिख रहा है और वहीं मुख्यमंत्री पद को लेकर भी अभी तक असमंजस बना हुआ है। जी देखिए अखिलेश जी, मुख्य तौर पर मैं आपको बता दूं कि अभी की जो फिलहाल अपडेट है, ये टकराव अब भी जारी है। दिल्ली में एआईसीसी हेडक्वार्टर में कांग्रेस पार्टी की बैठक चल रही है और जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है उसके मुताबिक लगभग 96 नामों की पहली सूची जो है, इस पर आज लगभग कांग्रेस पार्टी स्क्रीनिंग कमेटी जो है वो हामी भर देगी और कल इसकी पहली सूची आ सकती है। लेकिन मुख्य तौर पर जो शिवसेना यूबीटी और कांग्रेस के बीच में टकराव देखने को मिल रहा है, जो गतिरोध देखने को मिल रहा है, वो विदर्भ की उन 12 सीटों को लेकर है, जिस पर शिवसेना यूबीटी और एनसीपी शरद चंद्र पवार की पार्टी जो है वो क्लेम करती हुई दिख रही है। लेकिन कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि विदर्भ में उनकी ज्यादा पकड़ है। विदर्भ में मैं आपको बता दूं कि 62 विधानसभा की सीटें आती है और कांग्रेस का कहना है कि लगभग 5 से 6 सीटें वो गठबंधन के सहयोगी दलों को देने के लिए तैयार है। इससे ज्यादा वो सीट जो है वो नहीं दे सकते। अगर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की खास तौर से अगर बात की जाए तो संगठन वहां पर मजबूत है, लिहाजा कांग्रेस पार्टी का कहना है कि ठीक लोकसभा चुनाव में जिस तरह से शिवसेना ने आग्रह किया था सांगली की सीट को लेकर, जहां पर उनका बहुत ज्यादा कैडर नहीं था और नतीजा भी शिवसेना के पक्ष में नहीं गया, वहां पर कांग्रेस के जो जिन उम्मीदवार को वो टिकट देना चाहते थे उन्होंने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा और वो चुनाव जीते। और यही बात जो है वो कांग्रेस हाईकमांड को महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता कन्विंस करने में लगे हुए कि खास तौर से अगर शिवसेना यूबीटी की बात की जाए तो वो उन सीटों पर दावा कर रही है जहां पर कांग्रेस मजबूत है। ऐसे में फिलहाल तो ये मामला सॉर्ट आउट होता हुआ नहीं दिख रहा है। कल दोपहर को 1 बजे मुंबई के ट्राइडेंट होटल में फिर एक बार महाविकास आघाड़ी के नेताओं की बैठक होगी और हो सकता है, उम्मीद की जा रही है कि शरद पवार इसमें बीच बचाव कर कोई रास्ता निकालने की कोशिश करे, क्योंकि अगर ऐसे ही ये मामला खिंचता रहा तो 22 तारीख से नॉमिनेशन की डेट शुरू हो रही है। और अगर पिछली बार की तरह अगर देखें तो जिस तरह से महायुति कैंडिडेट डिक्लेयर करने में लेट हो गई थी, जिसका खामियाजा उन्हें लोकसभा चुनाव में उठाना पड़ा, अगर ऐसी गलती महाविकास आघाड़ी करती है तो उसका खामियाजा विधानसभा चुनाव में उन्हें उठाना पड़ सकता है। जी अखिलेश जी।
बिल्कुल शुक्रिया आपका रौनक, और महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। कल से ही नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो रही है और उससे पहले सीटों का बंटवारा तय करना ये एमवीए के लिए ज़रूरत है। रोहित चंदावरकर जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुंबई से, साथ ही राजन तिवारी जी भी हैं जो कि रांची से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रोहित जी आपके पास ही आना चाहूँगा, जो बात हमारे सहयोगी रौनक कह रहे थे, आखिर ये दिक्कत कहाँ आ रही है? वैसे तो ये माना ही जा रहा था कि दिक्कत होगी, क्योंकि जहाँ एक तरफ अभी तक इतने वर्षों में मुकाबला आमने सामने होता आया है शिवसेना का और एनसीपी कांग्रेस का, अब वो एक साथ आ गए हैं, तो कुछ सीटों पर तो जाहिर सी बात है कॉमन दोनों के इंटरेस्ट होंगे ही। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये मसला सुलझा लिया जाएगा, या फिर कुछ ऐसा भी हो सकता है कि फ्रेंडली फाइट हो? अखिलेश जी, इसके जड़ में दो चीजें हैं। पहली चीज ये है कि रौनक ने तो बता दिया कि कौन से इलाके हैं जहाँ पे ये वाद हो रहा है या विवाद हो रहा है, हम कह सकते हैं। विदर्भ है, विदर्भ के बारे में उन्होंने बताया 10 से 12 सीट वगैरह। उसमें पहली बात है कि रामटेक जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, वो दरियापुर की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वो विधानसभा की वगैरह। उसमें शिवसेना का कहना है कि कांग्रेस ने ये सीटें रख ली लेकिन वो हार रहे हैं वगैरह। तो हमें भी अपना विदर्भ में थोड़ा सा प्रेजेंस चाहिए, ये शिवसेना का कहना है, शिवसेना यूबीटी का कहना है। ये पहली बात हो गई। दूसरा जो रौनक ने नहीं कहा वो ये है कि मुंबई शहर एक दूसरी जड़ है इसकी, जिसमें कांग्रेस को लगता है कि हमारा भी मुंबई में राज हुआ करता था। मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, मुंबई महापालिका जो है उसमें, और अब मुंबई में हमारी वर्षा गायकवाड़ जीत चुकी है, तो हम क्यों ना मुंबई पे भी थोड़ा सा क्लेम कर लें। और उद्धव ठाकरे को लगता है कि मुंबई तो हमारा शहर है। तो कांग्रेस का कहना है कि मुंबई में आपके लिए हमने इतनी ज्यादा सीट छोड़ दी, कोंकण पूरा छोड़ दिया, तो विदर्भ में आप क्यों आना चाहते हैं वगैरह। तो ये दो इलाके हैं जिसकी वजह से ये विवाद हो रहा है। ये एक बात हो गई। दूसरा पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसकी जड़ ये है अखिलेश जी कि वो आप देखेंगे कि लोकसभा के चुनाव में जो नतीजे आए उसमें कांग्रेस का स्ट्राइक रेट बहुत ज्यादा अच्छा रहा। उसके बाद में जब से कांग्रेस को अपनी खुद की 13 और एक इंडिपेंडेंट विशाल पाटिल जो जीतने के बाद फिर कांग्रेस के साथ आ गए, तो 48 में से 14 सीट कांग्रेस को मिल गई। उसके बाद कांग्रेस का कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया और कांग्रेस के नेताओं की भाषा बदल गई और उनकी बॉडी लैंग्वेज बदल गई, सब कुछ बदल गया। तो उसमें कांग्रेस को अब लग रहा है कि आने वाले समय में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद पे ही वो क्लेम कर सकते हैं। उनका इस तरह से सोचना हो रहा है कि महाविकास आघाड़ी तो अब जीत ही रही है और उसमें ज्यादा से ज्यादा सीट अगर हमारी हो तो मुख्यमंत्री पद हमारा ही हो सकता है। इस तरह से उनकी बातचीत चल रही है, थिंकिंग चल रहा है वगैरह। तो उसे लेके और उद्धव ठाकरे गुट की जो मांग है कि मुख्यमंत्री पद का चेहरा पहले से जाहिर किया जाए, उस पे कांग्रेस का विरोध है। तो उसको लेके ऐसे अलग अलग मुद्दों को लेके शिवसेना और कांग्रेस में अनबन चल रही है और विवाद चल रहा है। आखिरी पॉइंट, आपके सवाल में जो मुद्दा था कि क्या ये मिट जाएगा, क्या ये विवाद मिट जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो मुझे लगता है उसके लिए हमें देखना पड़ेगा वरिष्ठ नेता, महाराष्ट्र के सबसे बुजुर्ग नेता शरद पवार की ओर। और मुझे लगता है कि उनकी प्रतिमा महाराष्ट्र के राजनीति में अब भीष्म पिताचार्य जैसे दिखती है सबको। और सारे पक्ष हो, सारे नेता हो, वो शरद पवार जी को मानते हैं, राहुल गांधी भी उनको मानते हैं, उद्धव ठाकरे भी मानते हैं, सब मानते हैं। तो मुझे लगता है कि अगले 2-3 दिनों में ये बात सब शरद पवार जी के पास जाएगी, उनके साथ सब बैठेंगे और मुझे लगता है कि विवाद वहां पे खत्म हो सकता है। लेकिन आखिरी पॉइंट, कि विवाद खत्म होने के बाद भी अगर इनकी अनबन और इनका मतभेद जारी रहा इंटरनली, तो वो एक दूसरे के खिलाफ तो काम करेंगे ही चुनाव में, और ग्राउंड लेवल पे जो भी मतदान है उसमें एक दूसरे के खिलाफ तो उनकी प्रतिस्पर्धा शुरू रहेगी और उनके कैंडिडेट्स एक दूसरे को गिराना वगैरह ये कर सकते हैं। ये आज के हालात है अखिलेश जी। रोहित जी, संक्षेप में आपसे समझना चाहेंगे कि अभी तक चाहे बाला साहब ठाकरे के वक्त की शिवसेना हो या उद्धव ठाकरे के वक्त की शिवसेना यूबीटी हो, हमने ये देखा कि हमेशा बड़ा भाई जो है महाराष्ट्र में वो शिवसेना ही होती आई है, और जो बीजेपी के साथ तालमेल होता था तो बीजेपी छोटे भाई की भूमिका में रहती थी। 171-117 ये फार्मूला सीटों के बंटवारे का होता था। क्या वो चाहते हैं कि यही भूमिका बड़े भाई की आगे भी कांग्रेस गठबंधन के साथ बनी रहे, और क्या यही टकराव का विषय कि बड़ा भाई कौन है? दोनों साइड्स अखिलेश जी चाहते हैं कि हम बड़ा भाई हो। और देखिए, भाजपा और शिवसेना के बीच बेसिकली जो तनाव हो गया और संघर्ष हो गया और दोनों अलग हो गए, उद्धव ठाकरे की पार्टी अलग हो गई, उसकी जड़ ही ये है कि कौन बड़ा भाई होगा। और जो बड़ा भाई बन गया 2014 के बाद, भाजपा बन गया,
तो उन्होंने उनका तरीका इस तरह से रहा कि वो पूरा मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन तक ही वो शिवसेना को कॉर्नर करने लगे और पूरा अपना ही कंट्रोल ऐसा करने लगे, ऐसा उद्धव ठाकरे का कहना है। तो इस वजह से ही ये तो तनाव हो गया। अब हालात ये है कि एक रेफरेंस पॉइंट बार बार सब नेता हमसे बात करते हुए बताते हैं कि वो कहते हैं कि देखिए आप लोकसभा का स्ट्राइक रेट क्या है उस पे आप जाइए। लोकसभा में उद्धव ठाकरे ने इतनी सारी 20 से ज्यादा 21 सीट लड़ी और उनके 9 ही लोग आ गए। हमने कम लड़ी, हमारे 14 आ गए। तो जैसे अजीत पवार की स्थिति एक दूसरी तरफ का अलायंस जो है, महायुति का अलायंस जो है, उसमें हो गई है कि उनको 4 सीट दी गई, उसमें से वो एक ही जीत पाए, मतलब 25% स्ट्राइक रेट रहा। कांग्रेस को लगता है कि हमारा स्ट्राइक रेट ज्यादा है, इसलिए हम ज्यादा सीट रखेंगे। और अब के लिए दोनों लोगों ने ये मान लिया है कि बड़ा भाई छोटा भाई ऐसा हम नहीं कहेंगे ओपनली, इतना तो एग्रीमेंट उनमें हो गया है। लेकिन इंटरनली अंदरूनी तरीके पे अंदरूनी बातचीत जो चलती है उसमें तो एक दूसरे पे स्कोर करना, एक दूसरे से ज्यादा बड़ा रहना, आगे चलना, ये सब वन अपमनशिप इंग्लिश में जिसको कहते हैं, वो तो खेल इन दोनों में चालू ही है, ऐसा हम रिपोर्ट कर सकते हैं आपके दर्शकों के लिए। अखिलेश जी। बिल्कुल। और महाराष्ट्र से हम बात कर लेते हैं, झारखंड की, जहां पर कल तक ऐसा लग रहा था कि जो इंडिया गठबंधन है उसमें खींचतान चल रही है। खासतौर से आरजेडी का जो रुख था, राजेंद्र जी 22 सीटें मांग रहे थे पहले, और ख़ासतौर से मनोज झा का जो बयान आया, ऐसा लगा कि शायद बात जो है कहीं बिगड़ ना जाए। लेकिन हेमंत सोरेन और तेजस्वी यादव की मुलाकात के बाद मालूम पड़ा है कि जो पिछला फार्मूला था, यानी 7 सीटों पर जो आरजेडी पिछली बार लड़ी थी, वही 7 सीटें उनको फिर से मिलेगी। हालांकि औपचारिक ऐलान अभी बाकी है। क्या लगता है आपको, जो मनोज झा का बयान था, जो तेवर थे, करीब करीब वैसे ही प्रेशर टैक्टिक जैसे कि महाराष्ट्र में संजय राउत की ओर से है? नहीं, दरअसल यहाँ आरजेडी का जो मामला था वो 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए है, और वो इस तरह का एक उदाहरण बना लेना चाहते थे जिसका इस्तेमाल वो बिहार विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे के समय कांग्रेस के खिलाफ कर सके जी। तो ये कोशिश मुझे लगता आरजेडी की थी। हालांकि बीच में ये लगने लगा था कि इसमें पूरा गेम प्लान है क्या, कई बार समझना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि मनोज झा जिस तरह से अड़े हुए थे उससे थोड़ा कुछ और संकेत मिल रहे थे। बट लास्ट में तो चीज़ें बहुत साफ हो गई और लग भी रहा था कि इस तरह का होगा। 7 से 8 सीटें, ज़्यादा से ज़्यादा 8 लग रहा था कि 8 सीटों पे बात मान जाएंगे, तो 7 पर ही बात हो गई। और दरअसल जो फार्मूला था उस फार्मूले में बस आरजेडी उस फार्मूले में शामिल नहीं हुई। दरअसल 2019 के बाद इस बार जो इंडिया गठबंधन है उसमें माले भी आ गया, कम्युनिस्ट पार्टीज आ गई, तो बाकी कम्युनिस्ट पार्टीज को तो शामिल नहीं किया जा रहा, लेकिन माले चूंकि एक सिटिंग एमएलए भी है और जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो उनको एक सीट दी गई थी, तो माले का इम्पैक्ट भी है, तो माले को शामिल किया जा रहा था। तो माले को सीटें किस खाते से दी जाए, तय ये हुआ कि तीनों पार्टियां जो ओरिजिनल गठबंधन की पार्टियां हैं, 2 सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने खाते से देगा, 2 कांग्रेस देगी और 1 आरजेडी देगी। लेकिन आरजेडी उस पर अड़ गई कि नहीं, हम नहीं देंगे, तो आरजेडी ने एक भी सीट नहीं दिया है। माले को मना लिया गया है कि 5 की जगह 4 सीटों पे चुनाव लड़ लें, और वो सीटें भी तय हो गई हैं, तो किसी भी समय उनकी घोषणा भी हो सकती है। लेकिन राजेंद्र जी, जिस तरह से बिना जेएमएम की मौजूदगी के घोषणा कर दी गई जेएमएम कांग्रेस की ओर से कि हम 70 सीटों पर लड़ेंगे, बाकी 11 सीटें आप आपस में बांट लीजिए, एक तरह का ये संदेश था, क्या ये इंडिया गठबंधन के लिए, एकता के लिए इसने नुकसान किया और ये भी एक नाराजगी का कारण था आरजेडी के लिए? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है। मुझे लगता है कि वो एक अंडरस्टैंडिंग पहले से थी, क्योंकि ये कल की बात या परसों की बात नहीं है। जब से चुनाव की शुरुआत हुई है, घोषणा हुई है चुनाव की, तब से ये बात चल रही है कि सीट शेयरिंग इस तरह से मोटे तौर पर होगी और माले को इस तरह से एडजस्ट किया जाएगा। माले को 4 से 5 सीटों की ही बात थी, 5 सीटें वो लोग मांग रहे थे, तो अब 4 सीटों पे आ गया है। आरजेडी बीच में आकर के उसने क्यों किया ऐसा, और जो मैं समझ पा रहा हूँ, मैं यही समझ पा रहा हूँ कि बिहार विधानसभा चुनाव अगले साल होने हैं और वहाँ कांग्रेस, चूंकि लोकसभा चुनाव में लगभग बराबर पे दोनों पार्टियां हैं, बिहार में 3 सीटें कांग्रेस ने जीती और 1 निर्दलीय पप्पू यादव, और 4 सीटें आरजेडी ने जीती। तो ऐसे में लोकसभा चुनाव के आधार पर बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ज्यादा सीटें मांग सकती है। तो मुझे लगता है उसकी तैयारी ज्यादा थी, उसकी पेशबंदी थी आरजेडी की तरफ से कि एक उदाहरण रहे
कि झारखंड में आपने ये किया और आप यहाँ ऐसा कैसे कह सकते हैं। बिल्कुल। तो देखना होगा कि जो बात जेएमएम के साथ आरजेडी ने की है झारखंड में, क्या वैसे ही शिवसेना यूबीटी कांग्रेस के साथ महाराष्ट्र में कर रही है? क्या मनोज झा जो भूमिका निभा रहे थे, क्या वही भूमिका संजय राउत निभा रहे हैं? देखना होगा। और जब बताया जा रहा है कि जल्दी इस मामले में कोई ना कोई फैसला हो सकता है। शुक्रिया आपका राजेंद्र जी, रोहित जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से समझाने के लिए गठबंधन की इस राजनीति के तमाम पेचों। वक्त एक छोटा सा ब्रेक का, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर जारी हलचल के बीच चुनाव आयोग के आदेश पर राज्य के डीजीपी को बदल दिया गया है। चुनाव आयोग ने कैडर के सबसे वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अजय कुमार सिंह को झारखंड का डीजीपी नियुक्त किया। अजय कुमार सिंह भारतीय पुलिस सेवा के 1989 बैच के अधिकारी हैं। उन्हें 3 आईपीएस अधिकारियों के पैनल से चुना गया, जिनके नाम राज्य सरकार ने भेजे थे। इससे पहले चुनाव आयोग ने कार्यवाहक डीजीपी अनुराग गुप्ता को तत्काल हटाने का आदेश दिया था। उनके खिलाफ शिकायतों के आधार पर यह कदम उठाया गया। अनुराग गुप्ता के खिलाफ पिछले चुनाव में काफी शिकायतें मिली थी। मनोज जरांगे पाटिल मराठा समुदाय को ओबीसी से आरक्षण देने की मांग को लेकर करीब 14 महीनों से आंदोलन कर रहे हैं। अब तक वे करीब 6 बार आमरण अनशन भी कर चुके हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंका जा चुका है और महायुति और महाविकास आघाड़ी दोनों ही गठबंधनों की धड़कनें बढ़ाते हुए मराठा नेता मनोज जरांगे पाटिल ने मराठा उम्मीदवार मैदान में उतारने की बड़ी घोषणा कर दी है। इससे सबसे ज्यादा खेल किसका बिगड़ सकता है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। किसका खेल बिगाड़ेंगे मनोज जरांगे पाटिल? 32% मराठा आबादी वाले महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण आंदोलन का चेहरा बने मनोज जरांगे पाटिल विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारने जा रहे हैं। मनोज जरांगे पाटिल ने घोषणा की है कि जिस सीट पर मराठा उम्मीदवार की जीतने की गारंटी है, उनके उम्मीदवार वहीं से चुनाव लड़ेंगे। SC/ST के लिए रिजर्व सीटों पर लड़ रहे उन उम्मीदवारों का समर्थन करेंगे जो मराठा समाज के विचारों से सहमत हैं। जिन निर्वाचन क्षेत्रों में मराठा समुदाय की जीत की संभावना नहीं, वहां उनका समूह पार्टी, जाति या धर्म की परवाह किए बिना उन उम्मीदवारों का समर्थन करेगा जो आरक्षण की मांग के साथ हों। जहां अपने उम्मीदवार जीत के आ सकते हैं, वहां पर अपने उम्मीदवार खड़ा करेंगे। जो हमारी मांगों का समर्थन करेगा, उस उम्मीदवार का हम साथ देंगे। SC और ST उम्मीदवार रहेंगे तो हम वहां अपने उम्मीदवार नहीं देंगे। जब मैं उम्मीदवारी वापस लेने बोलूंगा तो बिना कुछ पूछे वापस लेना है। मराठाओं को जिसने खत्म करने की कोशिश की है, उन्हें खत्म करना है। जो आपल्या विचाराचा आहे, म्हणजे आपल्या मागणीशी त्याला आपलं लाखभर मतदान फुकट द्यायचं, त्याला निवडून आहे। दिक्कत यह है कि जरांगे अब सिर्फ मराठाओं तक सीमित नहीं, वो ऐसी राजनीतिक गठजोड़ की तैयारी कर रहे हैं जिसमें दलित, मुसलमान, किसान समुदाय का भी समावेश हो। छत्रपति संभाजी नगर में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता सज्जाद नुमानी से ये लंबी मुलाकात भी अहम मानी जा रही है। जिस तरह की हमारे उनके दरमियान विचार विमर्श हुआ, तबादले ख्यालात हुए, उससे मुझे ऐसा लगा कि मराठा और मुसलमानों के दरमियान और दलितों के भी दरमियान और ये बहुत अच्छी समाजी एकता आने वाले दिनों में बनेगी। खुदा करे कि उसका असर राजनीति पर भी पड़े, लेकिन मैं बेसिकली राजनीति के मैदान का आदमी नहीं हूँ। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि जरांगे महायुति, महाविकास अघाड़ी दोनों को ही नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन महाविकास अघाड़ी को बड़ा नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि लोकसभा में जिन मराठा वोटरों का उन्हें समर्थन मिला, विधानसभा चुनाव में उन्हीं वोटों का बंटवारा होगा, क्योंकि मराठा सीधे अपने उम्मीदवार को ही चुनेंगे। क्योंकि वो जिनका नेतृत्व करते हैं वो लोग महायुति को वोट नहीं करते हैं। और जैसे लोकसभा में हमने देखा कि मराठवाड़ा में सबसे बड़ा नुकसान भाजपा का हुआ, उनकी एक भी सीट नहीं आई। लेकिन अगर जरांगे पाटिल के नेतृत्व में अगर कैंडिडेट खड़े होते हैं विधानसभा में, तो इसका सबसे बड़ा नुकसान शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस और ये महाविकास आघाड़ी जो है कांग्रेस और शिवसेना, ये तीनों को होगा। और फ़ायदा होगा महायुति को, क्योंकि वोटों का बंटवारा हो जाएगा। जरांगे पाटिल का नेतृत्व मानने वाले जो वोटर हैं, वो जरांगे पाटिल के कैंडिडेट को वोट करेंगे।
महाराष्ट्र में ओबीसी और मराठाओं की जनसंख्या लगभग समान है। जरांगे मराठाओं को ओबीसी में शामिल कर आरक्षण की मांग कर रहे हैं। जानकार दावा कर रहे हैं कि मराठा उम्मीदवार मैदान में होने से ओबीसी वोटर्स का ध्रुवीकरण भी होगा, लेकिन कांग्रेस फायदा बटोर सकती है, इसलिए विदर्भ की सीटों को लेकर वो अड़ी है। कि विधानसभा में ये जो अगर जरांगे पाटिल के नेतृत्व में अगर कैंडिडेट खड़े हो गए तो ओबीसी मुझे लगता है कि कांग्रेस को ज़्यादा समर्थन देगा, क्योंकि पिछली विधानसभा और अभी की लोकसभा इन्होंने विदर्भ में ज़्यादा से ज़्यादा वोट कांग्रेस को दिए हैं। इसलिए कांग्रेस जो है महाराष्ट्र में जिनकी एकमात्र सांसद हुआ करता था उनके 13 सांसद चुन के आए। ये सबसे बड़ा लाभ उन्हीं को हुआ है। महाराष्ट्र में नंबर 1 की पार्टी कांग्रेस बन गई है। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में मराठाओं की बड़ी आबादी पर मनोज जरांगे पाटिल की पकड़ मजबूत हो चुकी है। 32% जो मराठाओं की आबादी है महाराष्ट्र में निर्णायक भूमिका ये निभाती है चुनाव के दौरान। ऐसे में 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो भाजपा की तरफ इस वोट बैंक का झुकाव था, जो कि 2024 में मराठा आंदोलन की वजह से बुरी तरह से ये वोट बैंक जो है वो प्रभावित हुआ। ऐसे में विधानसभा चुनाव से पहले मनोज जरांगे पाटिल महाराष्ट्र की सियासत में बहुत ही बड़ा फैक्टर बने हुए नजर आ रहे हैं। मुंबई से कैमरामैन संजय मंडल और छत्रपति संभाजी नगर से मोहसिन शेख के साथ मुंबई से मैं पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया।